एक तल्ख सवाल कि देश में इतने अर्थशास्त्री आप जैसे हैं, इतना लिख रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, क्या सरकार के अर्थशास्त्री इन लोगों से ज़्यादा अक्लमंद है? हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पे निर्भर करती है। जो बाजारीकरण की नीति है, सबसे पहला प्रिंसिपल है डॉलर वोट। डॉलर वोट पे चलता है बाजार। आपके पास $1 है तो 1 वोट है, उनके पास $1,00,000 है तो उनके 1,00,000 वोट है। ये बड़ा अनइक्वल होता है। सेफ्टी नेट देना जरूरी है, नहीं तो लोग गरीब और गरीब हो जाएगा। वो सेफ्टी नेट क्या है? राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारा सेफ्टी नेट है। जो गरीब आदमी है उसकी स्थिति खराब है। ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या दुनिया में कम से कम 4.5 करोड़ को नौकरी दे दें सरकारी? जिस दिन आप सबको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनके हाथ में आमदनी आएगी, और जब आमदनी आएगी तो वो फिर उससे खुद निर्णय करेंगे कि उनको क्या चाहिए। हम जो इंडिया में हमने किया और दुनिया में कि हम इन्वेस्टमेंट को टारगेट करते हैं, ना कि एम्प्लॉयमेंट को। प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वहाँ पे इतना मैकेनाइजेशन हुआ है कि वहाँ पे नौकरियाँ बन ही नहीं रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इतना अंडर एम्प्लॉयमेंट है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब है। जैसे मैंने बताया, एसर की रिपोर्ट, आप कहने को तो 5वीं जमात में है, पर आप दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं। ये हताशा और निराशा है। तो उनको कहेंगे कि पहले बहुत अच्छा था। मतलब $1 1 वोट। पहला तो प्रिंसिपल है कि ये आपका डॉलर वोट। दूसरा प्रिंसिपल है मोर इज़ बेटर। मोर इज़ बेटर का मतलब मेरे पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट हो जाएगी तो मेरा वेलफेयर इंप्रूव हो जाएगा, एक कार है तो दूसरी कार से मेरा वेलफेयर इंप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए आप हर तरफ से आप मतलब एक ग्रीड को प्रमोट करते हैं। बाजारीकरण से समाज बन नहीं रहा है। समाज में तरह तरह की गड़बड़ियाँ आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में जो आपका दाम है, आपकी फैक्ट्री तो वही है, आपने उतने ही लोग, लेकिन अब वो शेयर का आपका दाम 4 गुना हो गया तो आपकी वेल्थ 4 गुना हो गई। ये तो पेपर वेल्थ है ना। वो पेपर वेल्थ जो बढ़ी उससे रोजगार तो उतना नहीं बढ़ा ना। ये एक बड़ा सोशल मीडिया पे भी हर जगह तेल का खेल, क्या सही है ये? सरकार इसको पेट्रोलियम गुड्स को एक कैश काउ की तरह ट्रीट करती है, इससे रेवेन्यू रेज करती है और उसको रेवेन्यू वो खोना नहीं चाह रही है। ये जो 80 पैसे रोज बढ़ाए जा रहे हैं, ये अंत में जाके 16 रुपए 17 रुपए करीब बढ़ाए जाएंगे। जीडीपी के आंकड़े सही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सही नहीं बता रही है। जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है, जो सरकार तो कह रही है कि 6% चल रहा है, पर मेरा मानना है 6% से कहीं ज़्यादा चल रहा है। उसी तरह होलसेल प्राइस इंडेक्स वो भी 10% से कहीं ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए जो हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े भी सही नहीं है और जो हमारा जीडीपी के आंकड़े भी सही नहीं है और एम्प्लॉयमेंट के भी आंकड़े सही नहीं है। तो दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक खास मेहमान प्रोफेसर अरुण कुमार, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। और अर्थशास्त्री हैं, मतलब अर्थ और शास्त्र, जमीन पे सच्चाई क्या है ये जानने के लिए जनता बहुत उत्सुक है। तो डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया और शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। सबसे पहला, जनता परेशान है अभी एक इस सवाल पे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत नारा लग रहा है हर तरफ, एक्सपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, लेकिन ये नारा नहीं लग रहा है कि उससे ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गया और डेप्ट हमारा $175 बिलियन हो गया। इस पे क्या कहेंगे सर? ऐसा है, देखिए, जो इस समय दुनिया की स्थिति है, पैंडेमिक के दौरान सप्लाई साइड पे बहुत प्रॉब्लम आई है। तरह तरह के सप्लाईज रुक गए हैं। तो इसलिए दुनिया भर का जो उत्पादन है उस पर असर पड़ा है, भारत के उत्पादन पे भी उसका असर पड़ा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट होता है, पेट्रोलियम गुड्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है क्योंकि उनके दाम भी बढ़ गए। तो एक तरफ जो आप जो कितना बेच रहे हैं वो बढ़ गया और फिर दाम बढ़ गए, तो इसलिए एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा। लेकिन वो जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके पीछे इंपोर्ट भी है। वजह ये कि आप जब कच्चा तेल खरीदते हैं फिर उसको प्रोसेस करके बेचते हैं, तो कच्चा तेल है उसका इंपोर्ट बढ़ गया। फिर जो आपके डायमंड्स हैं वो आप बाहर से मंगवाते हैं, उसका बढ़ गया। सोना है वो बाहर से आता है, वो बढ़ गया। तो इसलिए इंपोर्ट्स भी बढ़े। दूसरा, फिर जैसे कि हमारे यहाँ जो बॉटलनेक्स हैं उसको कवर करने के लिए चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो जो बॉटलनेक्स हैं वो जब बढ़ेंगे तो हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा, इसीलिए हमारा इंपोर्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन हुआ क्या है कि हमारे जो कैपिटल अकाउंट है,
ये तो ट्रेड है। फिर सर्विसेज होती हैं जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, फिर इंपोर्ट होता है। सर्विसेज में हमारे को फ़ायदा रहता है, हम उसमें हरदम सरप्लस कमाते हैं। तो ट्रेड में हमारा डेफिसिट बहुत है, लेकिन कुछ हद तक सर्विसेज से कवर होता है। और फिर कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट मतलब कि कितना हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एफडीआई आ रहा है। तो सर एफडीआई तो ऑलमोस्ट नील ही है, लोग बोल रहे हैं। नहीं, एफडीआई तो काफ़ी आया है इधर इस दौरान पिछले सालों में, क्योंकि जो पैंडेमिक के बाद। हाँ, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं दुनिया में वो बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसे गूगल है, फेसबुक है, ऐसी बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, क्योंकि सब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं वगैरह। तो अमेज़ॉन है वो अच्छा कर रही है। फिर लोग घर पे जगह वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी कंपनियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। तो उनके पास बहुत सरप्लस लिक्विडिटी आई है। वो जो सरप्लस लिक्विडिटी आई है वो फिर हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे आप जियो को देखिए, है ना, वो रिलायंस का है। तो जियो का फ़ायदा उठाने के लिए रिलायंस में जब फेसबुक ने, गूगल ने और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने बहुत इन्वेस्ट किया। तो जो फरवरी 2020 में, मतलब पैंडेमिक के पहले, जो सबसे ज़्यादा इंडेटेड कंपनी थी भारत की, वो अगस्त तक आते आते डेट फ्री हो गई। अच्छा। क्योंकि इतना कैपिटल आया। फिर उन्होंने राइट्स इशू भी फ्लोट कर दिया। तो ये जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, जैसे कि ये अब कहते हैं ना कि ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अपने शेयर्स फ्लोट किए, तो वो 500 गुना, 300 गुना, 100 गुना ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं और वो ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी कंपनियों में पैसा आया है। तो ये जो कैपिटल फ्लो हुआ है ना, इसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व बहुत बढ़ गए। मतलब रिकॉर्ड हाई पे हो गए, $630 बिलियन। हाँ, अभी जरूर ये ठीक है, यूक्रेन वॉर के समय पिछले 4 हफ्ते तो अभी तो $606 बिलियन है। वही मैं कह रहा था कि जो वॉर के दौरान, क्योंकि अब हालत खराब हो रही है दुनिया में, तो कुछ वापस गया है। लेकिन अभी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं वो बहुत रिकॉर्ड पे हैं, उतने मतलब पहले कभी नहीं हुए। तो वजह उसकी ये है कि कैपिटल फ्लोज हो रहे हैं जो टेक्नोलॉजी जो कंपनियां हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए। तो इसकी वजह से हमारी हालत वो नहीं है जैसे कि आपने देखा श्रीलंका में हो गई। श्रीलंका में उनके पास छोटी अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे उनका जो फूड प्रोडक्शन है वो गिर गया। उनके पास पैसे नहीं बचे कि अपना जो खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट कर पाएँ। फिर पेट्रोलियम गुड्स के दाम बढ़ गए, तो वहाँ पे वो शॉर्टेज हो गई कि वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के भंडार एकदम गिर गए। उनका जो डिपेंडेंस थी, आपने देखा ये टूरिज़्म पे, टूरिज़्म गिर गया पैंडेमिक के दौरान। तो सब तरह से वहाँ पे अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो वो हालत बहुत ख़राब हो गई वहाँ पे। हमारे यहाँ कम से कम ये है कि हालत उस तरह की नहीं है। लेकिन दूसरी तरह की परेशानियाँ हैं। जो परेशानियाँ असली में हमारी अर्थव्यवस्था की है वो है बेरोज़गारी और जो दाम बढ़ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है। ये दो बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको काम नहीं मिल रहा, और उनको काम नहीं मिलेगा तो कमाई नहीं होगी, तो हताशा और निराशा हो जाती है। फिर हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है वो 94% है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत बड़ी खराबी आई है। आप देखें तो ये 2016 के नोटबंदी के बाद, क्योंकि नोटबंदी ने उसको पहले तो गड़बड़ी में डाल दिया, क्योंकि जो कैश होता है उसी से असंगठित क्षेत्र काम करता है। कैश की कमी हो गई तो असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह गिर गया। अब इतना रिजर्व जो है सर, उस रिजर्व ने कवर कर लिया है क्या नोटबंदी के नहीं, फैसले दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, एक तो रिजर्व आपका है वो आपके जो बाहर से जो संबंध हैं उसके आधार पे है। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और वो कैपिटल। और जो अंदर की स्थिति है वो निर्भर करती है कि आपका उत्पादन कैसे चल रहा है, आपके दाम कैसे चल रहे हैं, आपका जो रोज़गार कैसे चल रहा है। तो ये जो बाहर से आप जो कमा रहे हैं वो अंदर की स्थिति को नहीं बरकरार कर सकता है। जो अंदर की स्थिति है यहाँ पे तो आपको रोज़गार पैदा करना पड़ेगा। रोज़गार पहले आपका गिरा जब नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि जीएसटी में हालांकि हमने असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा है, लेकिन क्योंकि उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो उसका माल महंगा हो गया। तो डिमांड शिफ्ट कर गई है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में, तो फिर वो पिट गया। फिर एनबीएफसी क्राइसिस आ गया 2018 में, तो 16 में जो नोटबंदी आई, 17 में जो जीएसटी आ गया, 18 में एनबीएफसी का क्राइसिस आया, और तीनों से असंगठित क्षेत्र पे बहुत बुरा असर पड़ा है। तो वहाँ पे गिरावट है। असल में क्या होता है कि हमारे जीडीपी के आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र आता ही नहीं है, क्योंकि शुरू से नहीं आ रहा है या अब कुछ दिन से नहीं आ रहा है? नहीं, एक्चुअली उसका एक तरीका होता है कि आप ये मान के चलते हैं कि असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है
तो हम उसके आंकड़े हर साल नहीं ले सकते, 5 साल में एक बार लेते हैं। तो उसके बीच में हम ये मान लेते हैं कि जैसे संग्रहित शेयर चल रहा है वैसे ही असंग्रहित शेयर चल रहा है। लेकिन 2016 के पहले तो ये बात शायद कह सकते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद असंग्रहित शेयर गिर रहा है, संग्रहित शेयर बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, जैसे ई कॉमर्स है, उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। और जो आपका जो नेबरहुड स्टोर है, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर, वहाँ पे गिरावट हुई है। तो अगर आप ये मान लें कि जैसे ई कॉमर्स चल रहा है वैसे ही ये वाला दूसरा सेक्टर चल रहा है, तो गलत है। उसी तरह और सेक्टर्स हैं जहाँ पे ऑटोमेशन हो गया है, मैकेनाइजेशन हो गया है, वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे वो जो गिरावट है तो डिमांड शिफ्ट हो गई। तो उदाहरण के तौर पे जैसे कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है, वो उनके जो चेयरमैन मिस्टर जगन्नाथन, उनका 2018 में स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 30 यूनिट हैं, 5 बड़े यूनिट हैं, 25 छोटे यूनिट हैं, है ना, और हम 5 बहुत खुश हैं, हमारा डिमांड 24% बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है जो इसमें वो गिर रहा है, उसकी डिमांड हाँ हमारी तरफ आ गई है। तो ये दिखा रहा है कि तरह तरह से जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे जहाँ पे कंपटीशन था संगठित और असंगठित क्षेत्र में, वहाँ पे असंगठित क्षेत्र गिर रहा है, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो ये जो एजम्पशन था हमारे जीडीपी में, तो सर ये जो टाटा बिरला अंबानी है ये असंगठित में है, संगठित क्षेत्र में है ना, टाटा बिरला अंबानी वगैरह ये तो संगठित क्षेत्र में आते हैं। तो ये मान लेना कि जैसे संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है उसी तरह असंगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, जो हमारे जीडीपी के आकलन में आता है, वो सही एजम्पशन नहीं है। 2016 के बाद वो गलत है। तो इसलिए हमें इंडिपेंडेंटली असंगठित क्षेत्र को मेजर करना पड़ेगा। तो असंगठित क्षेत्र को जैसे कि सर्वे होते रहते हैं, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन का है, बाकी का है, वो दिखा रहे हैं कि उसमें से 15%, 20%, 25% यूनिट बंद हो गए हैं। तो जब वो बंद हो रहे हैं तो उनके ग्रोथ कैसे हम मान लें? तो इसलिए हमारे जो जीडीपी के आंकड़े सही नहीं है। उसी तरह हमारे जो आज के इन्फ्लेशन के आंकड़े सही नहीं है। नहीं, जीडीपी के आंकड़े सही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट सही नहीं बता रही है। जी हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पुरानी मेथडोलॉजी है उसको बदलना चाहिए, वो उन्होंने बदली नहीं है पिछले 6 साल से, जबकि उनको तुरंत उसको बदलना चाहिए। तो ये मैंने बार बार लिखा है पिछले 6 साल में अपने लेखों में, और सरकार उसका जवाब नहीं देती है। मैं हर बार पूछता हूँ कि आप जो असंगठित क्षेत्र है उसको किस प्रकार से मेजर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कैसे मेजर कर रहे हैं? आप तो उसको मान लेते हैं कि संगठित क्षेत्र जैसे चल रहा है वैसे ही असंगठित क्षेत्र चल रहा होगा, है ना। तो वो एजम्पशन अब सही नहीं है। उसके लिए आप इंडिपेंडेंट सर्वे करिए, जैसे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन करता है, जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन करता है। तो ऑल इंडिया जो केट जिसको बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन, उन्होंने तो कहा कि 25-30% जो है बंद हो जाएंगे यूनिट्स। तो अगर 25-30% बंद हो रहे हैं तो उसमें कैसे हम मान लें कि ग्रोथ जैसे कि संगठित क्षेत्र में ग्रोथ हो रही है वैसी ग्रोथ होगी? तो कुल मिला के जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अभी भी हमारा कंजम्पशन रिवाइव नहीं हुआ है। अगर आप जनवरी 2020 में देखें तो आरबीआई के आंकड़े दिखाते हैं कि आपका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है वो 105 पे था, वो गिर के पैंडेमिक के दौरान वो 50 से भी कम हो गया। तो यानी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, है ना, लोग परचेज नहीं करेंगे, खासकर डिस्क्रिशनरी आइटम्स का, और वो परचेज नहीं करेंगे तो आपकी इकॉनमी कैसे रिवाइव होगी? और वो अभी भी मतलब रिकवरी होने के बावजूद 2 साल बाद भी अभी वो 72 के लेवल पे है, अभी भी वो 105 के लेवल पे नहीं आया जो प्री पैंडेमिक था। मतलब अभी भी कंजम्पशन पूरा नहीं है। तो जो हमारा कंजम्पशन अगर नहीं होगा तो फिर जो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इसका मतलब है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगी। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी आरबीआई के आंकड़े दिखा रहे हैं कि संगठित क्षेत्र में 70 से कम है। तो अगर संगठित क्षेत्र में ही जो 70 से कम है तो असंगठित क्षेत्र की तो हालत और बुरी है। तो अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा। क्योंकि जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अगर एक कार कंपनी है जो 100 कारें बना सकती है लेकिन उसकी 70 भी नहीं कारें बिक रही, तो वो कैपेसिटी बढ़ा के 110 क्या करेगी? वो तो उसका लॉस और बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट तो तभी बढ़ता है जबकि आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85-90 के आसपास पहुंचता है। तो वहां पे तो अभी हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो कुछ सेक्टर जैसे कि टेलीकॉम है, कुछ आसार दिख रहे हैं सर? नहीं, ऐसा है कि कुछ सेक्टर जैसे टेलीकॉम है, आईटी सेक्टर है, यहाँ तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन जो ज़्यादातर सेक्टर्स है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। अभी तो आपने देखा जैसे कि अब तो खैर खुलने लगा है, लेकिन होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, जैसे आपके टूरिज्म है, ट्रैवल है, इनमें तो ज़बरदस्त गिरावट थी। तो वहाँ पे तो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट दोबारा तुरंत शुरू नहीं होने वाला है। तो कुछ सेक्टर्स में होगा, कुछ में नहीं होगा।
और खासकर असंगठित क्षेत्र में तो अभी इन्वेस्टमेंट के कोई आसार दिख नहीं रहे, क्योंकि वहाँ तो अभी भी हालत बहुत ख़राब है, डिमांड अभी भी शिफ्ट कर रही है असंगठित से संगठित क्षेत्र में। तो इसलिए जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर नहीं किया, ओवरऑल कंजम्पशन है वो रिकवर नहीं किया, तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे रिकवर करेगी? तो अभी हमारा जो प्रोडक्शन है, ऑफिशियल आंकड़े दिखा रहे हैं कि 2019 के लेवल तक अभी नहीं पहुंचा है, तो यानी कि प्री पैंडेमिक भी अभी नहीं पहुंचा है ना। तो जब हम मतलब इसका मतलब कि 2 साल से अगर ये मान लें कि 4% की भी ग्रोथ होती तो हमारा 8% का उत्पादन अभी भी जो पोटेंशियल है उससे कम है, और वैसे भी जब अभी 2019 के लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो कुल मिला के अभी हमारी रिकवरी नहीं हो पाई है पूरी तरह से। अच्छा सर, ये एक बड़ा सोशल मीडिया पे भी हर जगह तेल का खेल, और चिदम्बरम साहब ने अभी 3 अप्रैल को कहा था कि सरकार ने पिछले 7-8 साल में 26 लाख करोड़ सिर्फ टैक्स से कमाया है। 26,51,000। क्या ये सही है या पॉलिटिक्स से ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, ऐसा है कि देखिए जो पेट्रोलियम गुड्स होते हैं, जैसे लिकर है और पेट्रोलियम गुड्स, इसको हमने मतलब जीएसटी से बाहर रखा गया क्योंकि ये कैश काव माना जाता है। तो स्टेट्स भी नहीं चाहते इसको जो जीएसटी में लाना, और सेंटर भी नहीं लाना चाहती, क्योंकि जब परेशानी आएगी तो यहाँ पे टैक्स बढ़ा सकते हैं, नहीं तो जीएसटी काउंसिल में जाना पड़ता है अगर जीएसटी का कोई रेट बढ़ाना है तो यहाँ तो आप तुरंत कर सकते हैं। तो यही हुआ हमारे देश में कि पैंडेमिक जब आया तो ये डर था कि हमारा टैक्स कलेक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन गिर गया है, तो इसलिए जब पेट्रोलियम गुड्स के जब दाम गिरे, जो क्रूड पेट्रोलियम के, तो हमने दाम नहीं गिरने दिए, हमने टैक्स बढ़ा दिया उससे। तो दाम नहीं गिरे, हालांकि क्रूड ऑयल के दाम गिर गए लेकिन पेट्रोलियम गुड्स के दाम नहीं गिरे। वो जो एक्स्ट्रा था वो हमारा टैक्स कलेक्शन में आ गया, तो टैक्स कलेक्शन तो हमारा बढ़ गया। तो क्या उसी पे डिपेंड है इंडिया की इकोनॉमी अब, सिर्फ तेल नहीं, पे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो तो आप समझिए कि इस समय जैसे सेंटर के 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास वो इकट्ठा करते हैं, पर जो टोटल टैक्स कलेक्शन जो सेंटर का है वो तो 21-22 लाख करोड़ है ना। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम उसी पर निर्भर कर रहे हैं, पर वो एक बड़ा कंपोनेंट है जो आसानी से आपका बढ़ जाता है। तो हमने जब नहीं बढ़ जाता है, मैंने सरकार बढ़ा देती है। हाँ, मतलब सरकार अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है, और उसमें मतलब आसानी से, इसीलिए इसको कैश काव कहा गया कि कैश काव का मतलब है कि जब भी आपको जो ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से जो इकट्ठा कर सकते हैं, लिकर पे लगा दें और ये पेट्रोलियम गुड्स पे। तो सर ये पहले कैसे होता था? अगर ऐसी स्थिति होती थी जैसे वार में ही इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का भी हुआ एक आध बार, तो उस ज़माने में ये कैसे कवर करते थे? नहीं, तो वो जो आप 1962 की बात कर रहे हैं या 1965 की या 1971 की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय जो हमारा टैक्स का ढांचा था वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे निर्भर करता था, है ना। ये जीएसटी तो अब आया है, तो जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस पे निर्भर करती है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हमने दाम बढ़ा दिए पेट्रोलियम गुड्स के, तो उससे जो इन्फ्लेशन तेज़ हो जाता है। क्यों तेज़ हो जाता है? क्योंकि ये एक बेसिक आइटम है, जो भी बेसिक आइटम है वो सब चीज़ के उत्पादन में लगता है। जैसे एनर्जी है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं उत्पादन कर सकते, है ना। अगर आपको घर चलाना है, आपको जो फैक्ट्री चलानी है, आपको सर्विसेज देनी है, सब में एनर्जी चाहिए। जब सबके एनर्जी का दाम बढ़ेगा तो सब चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। अब कृषि में जैसे कि गेहूं है, उस पर आपने कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रखा है, लेकिन जब आपका डीजल का दाम बढ़ गया तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया। अगर ट्रक के जो वो आपने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया तो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, तो फिर गेहूं के भी दाम बढ़ जाएंगे। तो जिन चीज़ों पे टैक्स नहीं भी होता है उनके भी दाम बढ़ जाते हैं अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिक गुड्स पे बढ़ा दें। तो जैसे स्टील है, कोल है ना, ये एनर्जी में आपका पेट्रोलियम गुड्स आ गए, इस तरह की बेसिक आइटम्स पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम बढ़ाते चले गए हैं। मतलब 62 में, 65 में, 71 में, और अब भी हम ये इनडायरेक्ट टैक्स से ही निर्भर हैं, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो जीडीपी का 5.5% है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 11%, 11.5% है। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स पे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव होता है, और डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जितनी आपकी आमदनी ज़्यादा है उतना आपका टैक्स रेट ज़्यादा है, और रिग्रेसिव का मतलब कि जितनी आपकी आमदनी ज़्यादा है उतना आपका टैक्स रेट कम है। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप नमक है, नमक पे आप जो एक्साइज ड्यूटी लगा दें, उस पर वैट लगा दें, है ना, तो मतलब 1 किलो
मैं भी खाऊंगा और 1 किलो हो सकता है धीरू भाई अंबानी जी भी के घर में खाया जाए, है ना। तो 1 किलो पे मैं टैक्स दूंगा 10 पैसे, वो भी 10 पैसे देंगे, लेकिन उनकी आमदनी तो मुझसे 1 लाख गुना ज़्यादा है, तो इसलिए उनका जो टैक्स रेट है वो उससे 1 लाख गुना कम है। तो जितना अमीर आदमी होगा उतना उसका जो है वो। तो सर एक तल्ख सवाल कि देश में इतने अर्थशास्त्री आप जैसे हैं, इतना लिख रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, क्या सरकार के अर्थशास्त्री इन लोगों से ज़्यादा अक्लमंद है? नहीं, ऐसा है, देखिए ये आइडियोलॉजी होती है। हम जो सर 50 आइडियोलॉजी है आप जैसे लोगों की, नहीं, तो उधर क्या 100 आइडियोलॉजी है जो आप पे भारी पड़ रहा है? नहीं, ऐसा है कि देखिए देश में एक समय पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी चलती है। जैसे हमने सन 91 में अपनी आइडियोलॉजी बदल दी। सन 91 से पहले जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो हम ये मान के चले कि जो गरीबी है उसका सोशल कारण है, उसका इंडिविजुअल नहीं है। तो अगर शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, बेरोजगारी है, गरीबी है, तो वो इंडिविजुअल का ब्लेम नहीं है, वो सिस्टम ने, मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे यहाँ स्कूल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए, है ना, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में जो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी। तो इसलिए हमने कहा कि हमको कलेक्टिवली इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को एक बड़ा रोल दिया गया अर्थव्यवस्था में कि वो शिक्षा को बढ़ाए, स्वास्थ्य को बढ़ाए, रोजगार दे, गरीबी खत्म करे। हाँ, अब पांचों फेल हो रहा है सर अभी। नहीं, तो अब जब 1991 तक आते आते, क्योंकि ये जो हमारी नीति थी वो सही थी, लेकिन हमने टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट किया कि ऊपर का डेवलपमेंट होगा तो नीचे तक रिस्क चला जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। हमारे देश में जो ऊपर का तबका है उसने बहुत कमाई की, नीचे तक वो पहुंचा नहीं, तो हमारे देश में बहुत उथल पुथल रही। जैसे 1967 में आपने देखा कि नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हो गया, 1970s में इमरजेंसी आ गई, 1980s में दूसरे तरह के क्राइसिस आए। तो फिर क्या हुआ कि हमने 1989-90 का जो क्राइसिस आया उसके बाद अपनी नीति पलट दी IMF वर्ल्ड बैंक के दबाव में, क्योंकि हमको जाना पड़ा, IMF के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ। तो उनकी जो नीति होती है वो होते है बाजारीकरण की, कि बाजार काम करना चाहिए, सरकार को बाजार में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, है ना। तो बाजारीकरण की जो नीति है वो क्या है कि इंडिविजुअल इज टू ब्लेम फॉर हिज प्रॉब्लम। अगर इंडिविजुअल के पास पढ़ाई शिक्षा नहीं है तो मार्केट में जाके आप शिक्षा लीजिए, अगर रोजगार आपके पास नहीं है तो बाजार में जाके रोजगार लीजिए, अगर आपको स्वास्थ्य लेना है तो आप बाजार में। तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर और प्राइवेट जो मार्केट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो नीति बदली है ना, हमने पैराडाइम शिफ्ट किया। 1947 में पैराडाइम शिफ्ट हुआ, फिर 1991 में हुआ। तो इसको जो 1991 का पैराडाइम शिफ्ट है उसको मैं बोलता हूँ बाजारीकरण। तो मतलब हर चीज़ बाजार से आपको लेनी पड़ेगी। और बाजारीकरण के प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है जो सैमुअलसन साहब ने, जो पहले नोबेल प्राइज विनर थे इकोनॉमिक्स में, उन्होंने बताया कि डॉलर वोट पे चलता है बाजार। आपके पास $1 है तो 1 वोट है, उनके पास $1,00,000 है तो उनके 1 लाख वोट है। तो ये जो बाजार चलता है वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पे नहीं चलता कि 1 पर्सन 1 वोट, वो चलता है कितनी आपकी परचेजिंग पावर है। तो मतलब $1 1 वोट। हाँ, मतलब कि नहीं। तो $1 1 वोट, तो $1,00,000 उनके पास है तो 1 लाख वोट हो गए। आपके पास $1 है तो 1 ही वोट है ना। तो अच्छा। इसलिए जो बाजारीकरण की नीति है, सबसे पहला प्रिंसिपल है डॉलर वोट। तो उनके पास $1,00,000 है, वो मर्सिडीज बेंज खरीद लेंगे। आपके पास $1 है तो आप खाना पीना भी नहीं खरीद सकते, है ना। तो इसलिए ये बड़ा अनइक्वल होता है, और इसीलिए वर्ल्ड बैंक को ये समझ में था कि भाई ये हमारी नीतियां गलत हैं। तो 1987 में किताब निकली जो वर्ल्ड बैंक के लोगों ने लिखी कि सेफ्टी नेट देना ज़रूरी है, नहीं तो लोग गरीब और गरीब हो जाएगा और सोशल और पॉलिटिकल उससे अपहीवल होगा। तो वो सेफ्टी नेट क्या है, जैसे हमने UPA 1 के दौरान में 2005, 6, 7, 8 में हमने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन तो खैर चलिए वो तो एक सोशल वो है, पर इकोनॉमिक प्लेन में आपने फिर मिड डे मील स्कीम किया, फिर आपने ऋण माफ़ी की, है ना। तो ये सारा सेफ्टी नेट है। लेकिन आप 100 करोड़ लोगों के लिए सेफ्टी नेट नहीं बना सकते, वो कुछ ही लोगों के लिए बनाएंगे। और दूसरा, ये समाधान नहीं है। समाधान तो तब निकलेगा जब आपको सबको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे सही ढंग से, तब उनकी अपने ऐसी आप में पॉसिबिलिटी है क्या दुनिया में किसी कंट्री में ऐसा हुआ है सर कि तो, अगर 5 करोड़ की आबादी है तो कम से कम 4.5 करोड़ को नौकरी दे दें सरकार? नहीं, ऐसा है कि 4.5 करोड़ को तो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चे हैं, वो स्कूल भी जाएंगे, सब है। तो अगर आप ये मान के चले कि 60% लोग हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में है ना,
क्योंकि जो बच्चे ऐसे 15 कोई साल के, कंट्री आपके नज़र में दिख रहा है? मतलब इस समय जो एडवांस कंट्रीज है वहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट 2%, 3%, 4%, 5% ही होता है ना। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को, बल्कि अमेरिका में तो इस समय शॉर्टेज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब रिज़ाइन कर दिया है। वो कहते हैं हम इस तरह का काम नहीं करना चाहते, है ना। तो मेरा जो मैं एक्चुअल में बात आपको बताना चाह रहा था कि ये जो सेफ्टी नेट वाली नीति है, ये नीति सही नहीं है, क्योंकि इससे बुनियादी समाधान नहीं निकलता। बुनियादी समाधान निकलेगा जिस दिन आप सबको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनके हाथ में आमदनी आएगी, और जब आमदनी आएगी तो वो फिर उससे खुद निर्णय करेंगे कि उनको क्या चाहिए, किस तरह की शिक्षा चाहिए, किस तरह का स्वास्थ्य चाहिए। अभी तो हम कह रहे हैं कि हम आपको देंगे। तो ये आपका जो एक तरह से आपकी जो फ्रीडम है वो थोड़ी कम हो जाती है। पर वेलफेयर कैपिटलिज्म में यही है कि भाई स्टेट ये सब प्रोवाइड करेगा। मेरा मानना है कि हम जो इंडिया में हमने किया और दुनिया में, कि हम इन्वेस्टमेंट को टारगेट करते हैं, ना कि एम्प्लॉयमेंट को, जबकि हमें टारगेट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट को, है ना। इन्वेस्टमेंट को अगर टारगेट करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर जिस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जिस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा, वो डिसाइड करेगा। और आज ऑटोमेशन बढ़ रहा है। अब जैसे कि हमारा जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वहाँ पे इतना मैकेनाइजेशन हुआ है कि वहाँ पे नौकरियाँ बन ही नहीं रही हैं। अब आप देखिए 1990 में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर था, वहाँ पे 75 लाख नौकरियाँ थीं, और वो आप देखिए आज 30-32 साल हो गए तब से, है ना, वो 75 लाख से अब 1.1 करोड़ पहुँचा है, यानी कि 30-40 लाख नौकरियाँ और पैदा हुई हैं। लेकिन आपका जो वर्क फोर्स है तो वही हो गया ना, 25 करोड़ बढ़ गया। कहानी अब तो वही हो गई साहब, 25 टेक्नोलॉजी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। वो तो 25 करोड़ जो आपके आए हैं और जो वर्क फोर्स में, उसमें से संगठित क्षेत्र में तो 35-40 लाख ही नौकरी मिली, तो बाकी और कहाँ जाएंगे? वो संगठित क्षेत्र में जाएंगे। तो इसलिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना ज़रूरी है कि आपको, अगर आप एम्प्लॉयमेंट टारगेट करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में ये टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में ऐसी टेक्नोलॉजी, और कुछ क्षेत्रों में हाई टेक्नोलॉजी। अभी तो जैसे हम बैंक जाते हैं तो बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज से 30 साल पहले सब लोग बैंक जाते थे, सारा काम बैंक का क्लर्क करता था। अब पैसा निकालना है तो एटीएम जाइए, और नहीं तो इंटरनेट से जब काम हो जाता है पेमेंट का, तो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। तो बैंक का काम तो शायद पिछले 30-35 साल में 100 गुना बढ़ गया, लेकिन जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो आधे हो गए, है ना। तो इसलिए इस तरह का ऑटोमेशन जो हुआ है, तो संगठित क्षेत्र में नौकरी नहीं पैदा होती। संगठित क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ा है तो उसमें नौकरियां पैदा नहीं हो रही। तो इसलिए जो कामगार हैं उनको झक मार के असंगठित क्षेत्र में जाना पड़ता है, रेजिडुअल जॉब। मतलब अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा बस स्टैंड पे चना बेच लूंगा, मैं एक खोमचा लगा लूंगा, मैं कुछ पकौड़े तल लूंगा, मैं कुछ मतलब पकौड़े का याद है सर आपको भी? तो इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। तो फिर ये कि अपना थोड़ा सब्जी बेच लूंगा, कुछ फ्रूट्स बेच लूंगा, पर ये रेजिडुअल काम है। इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। इसमें आप खड़े रहते हैं, जैसे रिक्शे वाला है, वो स्टैंड पे अगर 12 घंटे खड़ा है तो उसको 3 घंटे का काम मिलेगा, 4 घंटे का, तो अंडर एम्प्लॉयड है। ज़्यादा जैसे खेती में जो लोग काम करते हैं वो कुछ खुरपी चला के कुछ वीडिंग करते रहेंगे, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ खास नहीं है, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इतना, अंडर एम्प्लॉयमेंट है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसको हमें केटर करना पड़ेगा कि पहले तो शिक्षा अच्छी देनी पड़ेगी सबको। शिक्षा का बहुत अभाव है हमारे देश में। जो हमारे गांव के स्कूल हैं, वो एसर की रिपोर्ट दिखा रही है 2005 से कि 50% जो बच्चे हैं 5वीं जमात में, वो दूसरी जमात की लिखाई पढ़ाई और गणित नहीं कर पाते, तो उनको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, वो गरीब ही रहेंगे अगले 50 साल जब वो जॉब मार्केट में आएंगे। तो पहले तो शिक्षा अच्छी मिले जिससे कि उनमें स्किल डेवलप हो सर, और स्किल जब डेवलप होगी तो वो अपने लिए नौकरी जब पैदा करेंगे। इस साल के बजट में तो है सर, शिक्षा का बजट थोड़ा अप हुआ है। नहीं, थोड़े बहुत की बात नहीं है, ये थोड़े बहुत करते करते तो हर साल ही होगा ना, इन्फ्लेशन के साथ साथ तो होगा, ठीक है ना। ये प्रायोरिटी की बात है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। जो 1968 में कोठारी कमीशन आया था, उसने कहा कि ग्लोबली 6% जीडीपी पब्लिक एजुकेशन पे लगना चाहिए। हमने आज तक कभी 4% से ज़्यादा नहीं खर्च किया। और फिर हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब है। जैसे मैंने बताया, एसर की रिपोर्ट, आप कहने को तो 5वीं जमात में है, पर आप दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं, है ना, तो वो ड्रॉप आउट कर जाएगा, वो 8वीं जमात पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में आते भी हैं, वो समझिए कि 22% के करीब आते हैं, और उनकी भी शिक्षा बहुत कमज़ोर है।
क्योंकि उनका जो बुनियाद है वही कमज़ोर है। तो ज़्यादातर बच्चे रट्टा मार के सीखते हैं, उनको समझ नहीं है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम सिस्टम ही ऐसा है। तो इसलिए बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे जो IIT और IIM में भी बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो भी रट्टा मार के एग्ज़ाम सिस्टम के कोटा में जाके वहाँ पे उनको एग्ज़ाम सिस्टम में सिखा दिया जाता है। उनका जो वाइडर डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हम लोग ठीक है 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 वर्ल्ड क्लास बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि वो खुद ही मतलब इतने होशियार हैं। पर उसके बावजूद, उसके अलावा जो बाकी जो बच्चे हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो खुद अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी हाई हो सके। तो हमें पहले तो शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर ये कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जिससे कि हम हर एक को काम दे सकें। तो जो ये बच्चों में अभी हताशा और निराशा है कि एक तो पढ़ाई बहुत कमज़ोर है, तो उनकी समझ कमज़ोर है, उनमें साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, और दूसरा फिर उनको जो आगे कुछ दिख नहीं रहा है कि उनको रोज़गार मिलेगा, तो वो फिर आप उनको बरगला सकते हैं। आप उनको कुछ भी उनके दिमाग में डाल दीजिए कि पहले तो वो सोने की चिड़िया थी और अब तो जो है आगे भी हम चल के इस तरह से सोने की चिड़िया बन जाएंगे वगैरह, कुछ भी बोल दीजिए कि हमारे पास तो उड़न खटोला था तो हम तो जो है एयरक्राफ्ट हो गया, है ना। और मतलब क्योंकि हमने मतलब प्लास्टिक सर्जरी थी तो इसने हाथी का सिर आदमी पे रखा, सबकी तो वो सब हो गया। लिमिट होती है। ये कितने दिन तक ऐसे हम आपको कहते रहेंगे कि हाँ ये कर देंगे, ये कर, बच्चों को कितना समझाएंगे आप? नहीं, हम समझाने, वो असल में अगर साइंटिफिक टेम्पर नहीं डेवलप होगा तो आप उनको बरगला सकते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी है। तो नेगेटिव की तरफ तभी तो लोग जा रहे हैं बच्चे आजकल। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको कुछ भी उल्टा सीधा बता देंगे जी, है ना, और वो फिर मतलब क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर नहीं है तो वो समझेंगे ही नहीं, वो वही समझेंगे जो उनको बताया जाएगा, जी जी, है ना। और क्योंकि हताशा और निराशा है तो उनको कहेंगे कि पहले बहुत अच्छा था, तो उसमें वो विश्वास करेंगे कि पहले बहुत अच्छा था, आज खराब है कोई बात नहीं, पहले तो बहुत अच्छा था ना, फिर आगे तो अच्छा हो जाएगा, अच्छे फिर दिन आगे आ जाएंगे। हाँ, अच्छे दिन आ जाएंगे, है ना। जी। तो इसलिए ये हमारी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, और हमारी जो सही नीतियां हैं। अभी क्या है कि अभी नीतियां जो हमारी हैं वो गलत इसलिए जा रही हैं क्योंकि जो मैंने कहा ना कि पैराडाइम शिफ्ट हुआ। पैराडाइम शिफ्ट में क्या है कि बाजारीकरण में, जैसे मैंने कहा कि पहला तो प्रिंसिपल है कि ये आपका डॉलर वोट, दूसरा प्रिंसिपल है मोर इज़ बेटर। मोर इज़ बेटर का मतलब मेरे पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट हो जाएगी तो मेरा वेलफेयर इंप्रूव हो जाएगा, एक कार है तो दूसरी कार से मेरा वेलफेयर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये कंज्यूमरिज्म का है, मतलब कंज्यूमरिज्म इज द बेसिस, है ना, कि जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। उससे पर्यावरण पे असर पड़ता है, पर्यावरण पे असर पड़ता है तो गरीबों पे असर जब उसका नेगेटिव पड़ता है। दूसरी बात, मोर इज बेटर, तो सैक्रिफाइस आप क्यों करेंगे? सैक्रिफाइस करना तो बेवकूफ़ी है। तो फिर जो परिवार होता है वो सैक्रिफाइस के बिना कैसे बनेगा, देश सैक्रिफाइस के बिना कैसे बनेगा? तो सैक्रिफाइस करना बेवकूफ़ी है। तो इसलिए आप हर तरफ से आप मतलब एक ग्रीड को प्रमोट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी किताबों में डिस्कस की हैं कि बाजारीकरण से जो हमारा समाज है ना, वही टूटने लगता है। अब जैसे कि एक इसका साथ ये भी है कि अगर मोर इज़ बेटर, है ना, तो हमको एटोमाइज कर देता है वो, कि हमको अपने इंडिविजुअल वेलफेयर के बारे में सोचना है, ना कि समाज के, है ना। तो समाज, मैं जो काम कर रहा हूँ हो सकता है समाज के लिए गलत हो, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए नहीं सोच रहा हूँ, तो इससे गलत धारणाएं हो जाती हैं। फिर जैसे कि अगर शादी है, शादी में दोनों पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, हाँ, जिसको नुकसान हो रहा है कहता है फिर डाइवोर्स कर दो, है ना, मुझे हो सकता है कहीं और फ़ायदा हो, तो आपके डाइवोर्स बढ़ जाएंगे समाज में, हाँ। तो डाइवोर्स बढ़ने से क्या है, समाज जो टूटता है, परिवार टूटता है, क्योंकि आपने एक शादी कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, तो आपका कोई चौथाई पिता है, एक तिहाई बहन है ना, आधा भाई है कोई, है, तो कौन है आपके साथ, है ना। तो इससे समाज में अगर जो आपका परिवार टूटेगा तो समाज में भी समस्या आएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी किताबों में डिस्कस की है कि बाजारीकरण से समाज बन नहीं रहा है, समाज में तरह तरह की गड़बड़ियाँ आ रही हैं। तो ये जो हमने 1991 से जो नीतियाँ अपनाई हैं वो बाजारीकरण की हैं, जिसमें बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस को आप प्रॉफिट बढ़ाने दीजिए और उससे फिर जो डेवलपमेंट होगा। जबकि वो उल्टा है, जब तक डिमांड नहीं होगी तो बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जैसे 2019 में हमने अपना कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन काट दिया, 1.6 लाख करोड़ रुपए का उससे कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन गिर गया। तो ये सोचा गया था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो क्या उसने किया? नहीं किया,
क्योंकि जब डिमांड नहीं होगी तो क्यों और इन्वेस्ट करेगा? जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 से कम होगी तो क्यों और अतिरिक्त? उसने क्या किया, अपने बैलेंस शीट को क्लीन कर लिया, जो उसका ऋण था उसको उसने घटा दिया, तो उसकी बैलेंस शीट तो क्लीन हो गई, लेकिन समाज में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो आपका रोजगार नहीं बढ़ेगा, तो बच्चों की परेशानी। फिर कुछ लोगों की सर ये जो बढ़ रही है इनकम, कुछ रोज 2 साल 3 साल में 4 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पे पहुंच जा रहे इसीलिए हैं, उसकी क्या वजह है? यही है कि सरकार बिजनेसेस, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, उनको प्रमोट कर रही कहीं है। ना कहीं तो उसमें आदमियों की जरूरत पड़ती होगी सर। नहीं, पर 4 लाख करोड़ आज हमारे पास है, और 2 साल बाद वो 8 लाख करोड़, 3 साल बाद वो 12 लाख तो करोड़। पेपर वेल्थ है ना, स्टॉक मार्केट में जो आपका दाम है, आपकी फैक्ट्री तो वही है, आपने उतने ही लोग, लेकिन अब वो शेयर का आपका दाम 4 गुना हो गया, तो आपकी वेल्थ 4 गुना हो गई, तो पेपर वेल्थ है ना। वो पेपर वेल्थ जो बढ़ी, उससे रोजगार तो उतना नहीं बढ़ा ना, है ना। अच्छा, पेपर वेल्थ वर्सेस रोजगार अगर कहें तो रोजगार वहीं पे है, हाँ, पेपर वेल्थ बढ़ शूट गई हो रहा है ना, क्योंकि वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लोग उसी में पैसा डाल रहे हैं। जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाले हैं, वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा एंटर कर रहे हैं, है ना। तो उत्पादन तो उस फैक्ट्री का उतना ही है, उस कंपनी का उतना ही है, या 2% 5% बढ़ा है, लेकिन उसके दाम बढ़ गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट आ गया, आपने कॉर्पोरेट टैक्स कट कर दिया वगैरह, तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो स्पेकुलेशन चल रहा है। तो फिर नहीं, किसी कंट्री में है ना सर, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है। आपने जिक्र किया था किसी इंटरव्यू में, मैं देख रहा था कि आज से 10 साल 20 साल पहले कि साहब कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दो, और उन लोगों ने बात भी मानी। शायद 2-4 कंट्री का आप किसी इंटरव्यू में तो बोल रहे थे। कॉर्पोरेट टैक्स ही नहीं, जो इनकम टैक्स होता है मतलब कॉर्पोरेट टैक्स तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे पड़ा, उसके बाद वो फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, तो वो जो इंडिविजुअल के हाथ में जाता है, तो इंडिविजुअल जो नहीं, आप किसी फॉरेन की बात कर रहे थे, फ्रांस, जर्मनी। नहीं, वहाँ पे मतलब जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 24-25% होता है, हमारे यहाँ सिर्फ 5% है ना। तो वहाँ पे जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स और जो आपका इनकम टैक्स मिला के जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इंडिविजुअल टैक्स, वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि हमारे यहाँ तो अभी 30% इनकम टैक्स है, पर जो अगर आप सारे टैक्स जोड़ लें तो जर्मनी वगैरह में 45% 50% के करीब है। तो वहाँ पे जो आपको डायरेक्ट टैक्स जो तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि हम लोग बहुत प्रो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नीतियाँ ना, हमारी सप्लाई साइड नीतियाँ हैं। अच्छा, वो लोग वेलफेयर स्टेट हैं, वहाँ पे वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि वहाँ पे टैक्स ये लेके और फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे अच्छी शिक्षा है, अच्छा स्वास्थ्य है, हाँ, आपका रोड ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक सर्विसेज हैं उस पर खर्चा। तो जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो एक समय 85% टैक्स हुआ करता था, और अभी भी 60-70% का टैक्स चलता है। तो वो लोग मैंने 25% के अगेंस्ट में फॉरेन के, हम 5% पे हैं टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स जीडीपी, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो जीडीपी, बहुत बड़ा गैप है, बहुत सर। बड़ा गैप है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, कि मतलब हम भी अपना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत है। तो जो अमीर लोग हैं वो बच के निकल जाते हैं, क्योंकि काला धन की कमाई होती है और काले धन की कमाई पर टैक्स कलेक्ट होता नहीं है। तो हमारे यहाँ जैसे मैंने आंका था मेरा 2016 का ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल में, कि 2012 तक आते आते हमारे काले धन की अर्थव्यवस्था 62% हो गई थी। अगर ये 62% टैक्स नेट में आ जाती तो हमको 24% अतिरिक्त टैक्स कलेक्शन होता हर साल। तो यानी जीडीपी का 24% अतिरिक्त। तो अभी जो 16.5-17% है हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो, वो दुनिया के बहुत न्यूनतम लेवल पे है। जब हमारा 24% अतिरिक्त होता तो हमारा 40-41% हो जाता, तो वो एक हायर लेवल पे हो जाता। और जब वो होता तो हमारे पास पर्याप्त पैसा होता शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, पीने के पानी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तो जैसे मैंने कहा कि हम शिक्षा पे 4% भी जीडीपी का नहीं खर्च करते, पब्लिक एजुकेशन पे। तो अगर ये 24% अतिरिक्त आ जाता तो हमारे बजट का जो डेफिसिट है इस समय, जो आप अगर सेंटर, स्टेट और पब्लिक सेक्टर को मिला लें, तो जो 12-13% का डेफिसिट है, वो डेफिसिट नहीं होता, हमारे सरप्लस होता 12% का। तो 12% का सरप्लस होता तो हम 4% क्या, हम तो 10% जो शिक्षा पे खर्च कर सकते थे। तो जैसे मलेशिया है और बाकी कोरिया वगैरह है, उन्होंने यही किया, उन्होंने जीडीपी का 7%, 10% पब्लिक एजुकेशन पे खर्च करना शुरू कर दिया, सारे बच्चों को स्कूल में ले आए, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई।
फिर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पे हमको 3% कम से कम जीडीपी का पब्लिक हेल्थ पे खर्च करना चाहिए। हमने कभी 1.3% से ज़्यादा नहीं खर्च किया, तो हम 3 क्या 5% पब्लिक हेल्थ पे खर्च कर सकते थे, जिससे कि सबका स्वास्थ्य इम्प्रूव करे। तो अमर्त्य सेन ने एक आर्टिकल लिखा था 1986 में, उन्होंने बताया कि ये साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज कैसे इतना तेज़ी से आगे बढ़ गई, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ी। जबकि 1947 में हम सब एक बराबर थे, हेल्थ के एरिया में, एम्प्लॉयमेंट के एरिया में, गरीबी के एरिया में, है ना। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बहुत जोर दिया, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे लेबर की बढ़ गई, है ना। वो उन्होंने सारे बच्चों को 1965 तक स्कूल में ले आए। हमारे यहाँ आज भी चाइल्ड लेबर है, आज भी सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो तवज्जो दी, उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ गया, उनका जो लेबर है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया। हमने वो नहीं किया, हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य पे वो तवज्जो नहीं दी गई। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अगर सरकार चाहे तो अपनी नीतियों को बदल के और जो आम जनता है उसके जो हित में करे। जैसे गांधी ने कहा था कि हमें डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो चाहिए, हमारी नीति रही है डेवलपमेंट फ्रॉम अबव, और 1991 के बाद तो ये और भी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए इनइक्वालिटी बढ़ गई। अभी जो प्राइस का सर्वे आया था उसने दिखाया कि 2015-16 के बाद 2020-21 में अगर आप देखें तो जो टॉप 20% है उनकी 35% आमदनी बढ़ गई है जी, और जो बॉटम 20% है उनकी 50% गिर गई है, यानी गरीबी और बढ़ गई है जी। और जो उससे नेक्स्ट तबका है वो भी, उसको भी जो इनकम गिर गई। नेक्स्ट 20%। तो हंगर स्ट्राइक में तो सर हम लोग करीब करीब 101 हैं 116 कंट्री में, तरक्की तो हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पहले शायद इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में पहले, आज से 2-3 साल पहले हम लोग शायद 92 या 93 थे, अभी 106 है, शायद 106 है। तो वो तो देखिए इसलिए भी बढ़ा क्योंकि अब पैंडेमिक के दौरान तो बहुत लोगों को खाने पीने की भी प्रॉब्लम आई, काम नहीं है, खाना पीना नहीं है। तो हालांकि सरकार 5 किलो राशन मुफ्त में दे रही है, लेकिन फिर भी सबको नहीं पहुंच पा रहा। अब जैसे बंजारे हैं वो घूमते रहते हैं, उनको वो जो राशन के स्कीम में नहीं आ पाते हैं, जो सड़क पे सोते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पे तो परेशानी तो और बढ़ ही गई है। तो कुल मिला के मेरा कहने का है कि ये जो हमारी नीतियाँ हैं वो नहीं है जो हमारे गरीब आदमी को सपोर्ट दे और जो हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने में मदद करे। सर ये जो फिर से पुराने सवाल पे, ये जो रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये एक किसी ने बड़ा अच्छा निकाला, विकास यात्रा रोज़, तो क्या इसको 2 दिन 3 दिन पे एक बार 2 रुपया बढ़ा दो, 6 रुपया बढ़ा दो, इसी से पैसा इकट्ठा कर लो, कुछ दिन आदमी थोड़ा वो हंगामा करेगा, नहीं, इसको और क्या करेगा। इसको समझने, इसमें भी ऐसे ही। और सीएनजी के रेट में देखिए साहब, कॉस्ट इंडियाज एलपीजी कॉस्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव आ गए हम लोग। नहीं, ऐसा है कि इसमें समझना ये हमें है कि देखिए ये पॉलिटिकल डिसीजन है ना। पॉलिटिकल डिसीजन क्या है कि जब इलेक्शन के 4 महीने पहले से जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे तो हमने दाम नहीं बढ़ाया और हमने टैक्स भी नहीं काटा। तो क्या हुआ कि जो पेट्रोल वाली और डीजल वाली कंपनियां थी जो प्रोडक्शन करती हैं उनका लॉस हो गया, उनका लॉस पिछले 4 महीने हुआ। अब जो पैसा बढ़ रहा है, प्रॉफिट में लॉस हुआ सर, लॉस नहीं है। नहीं, लॉस भी हो सकता है। नहीं सर, सब जगह ये दिखा रहा है प्रॉफिट में लॉस। हम सोच रहे थे 10 रुपया, हमको 8 रुपये मिला तो 8 रुपया, तो प्रॉफिट में लॉस है सर। नहीं, कई कंपनियों का तो लॉस भी हुआ। अच्छा चलिए मान लेते हैं सर। तो पर ये है ना कि उनको करीब करीब जो आते आते, क्योंकि 4 महीने बाद दाम बढ़ाए गए और इतने बीच में यूक्रेन की वॉर हो गई और जो पेट्रोलियम गुड्स के दाम हैं वो 130 तक भी पहुंच गए, अभी भी 100 के आसपास चल रहे हैं, जो कि पहले $80 $75 पे चल रहे थे। यूपीए के गवर्नमेंट में तो 148 तक गया था। नहीं, वो एक अलग चीज़ है, 1 मिनट आप सुन लें। तो ये हुआ क्या कि जो इनका लॉस हुआ 4 महीने में, अब उसकी भरपाई हो रही है। ये टैक्स नहीं बढ़ रहा, ये जो 80 पैसे रोज बढ़ाए जा रहे हैं, ये अंत में जाके 16 रुपए 17 रुपए करीब बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि जो उनका प्रॉफिट पहले था वो प्रॉफिट दोबारा रिस्टोर हो जाए, वापस उतना हो जाए, है ना। तो ये जो है, अगर इसको हम आपके कैलकुलेशन से 16 रुपए बढ़ाने जाएंगे, 16-17 रुपए, हाँ, उसके बाद फिर अगर वो डिपेंड करेगा फिर इंटरनेशनल प्राइस का क्या होता है। पर ये 16-17 रुपए तक बढ़ाएंगे जो उनका जो लॉस हुआ उसकी भरपाई करने के लिए, और ये टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं।
नहीं तो अभी ये चाहते तो टैक्स को घटा देते। टैक्स अब जैसे कि इस समय अगर आप देखें तो पेट्रोलियम गुड्स पे जो टैक्स है वो करीब 30 से 40 रुपए के बीच में है। तो उसको अगर आप कम कर दें 20 रुपए, आप टैक्स 10 रुपए 12 रुपए उसको कर दें, तो फिर जो आपका ये बढ़ेगा 16 रुपए, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका वहीं का वहीं रहता। तो ये मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी चल रहा है वो एक पॉलिटिकल उससे चल रहा है, और पॉलिटिक्स उसकी ये है कि सरकार इसको पेट्रोलियम गुड्स को एक कैश काउ की तरह ट्रीट करती है, इससे रेवेन्यू रेज करती है, और उसको रेवेन्यू वो खोना नहीं चाह रही है। किसी साहब ने एक ट्विटर पे अभी थोड़े दिन पहले लिखा था इंडिया की ओवरऑल स्थिति, इंडिया सर्विसेज ग्रोथ एट 3-month हाई, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI ड्रॉप टू 6-month लो, इंडिया रुपी वीकर, इंडिया मार्च ट्रेड शॉर्टफॉल वाइडेंड, इंडिया करंट अकाउंट गैप लार्जेस्ट इन 2 years, India infrastructure output rises faster. India budget gap reaches 82.7% of estimate. India rupees strengthens. India inflation rate above forecast. ये सही है? नहीं, इसमें कुछ सही है कुछ सही नहीं है ना। ये असल में मतलब लोग लिखते रहते हैं, एक ओवरव्यू लेने की ज़रूरत है कि क्या क्या सही है क्या क्या नहीं सही है। हाँ, पर जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या जो इसमें जिक्र नहीं है वो है कि हमारी बेरोज़गारी, और दूसरी चीज़ है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है ना, वो जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। वजह उसकी ये है कि जैसे मैंने बताया कि GDP के आंकड़े सही नहीं है, उसी तरह इन्फ्लेशन के आंकड़े भी सही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो होता है जैसे वो हम उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स से नापते हैं या कंज्यूमर। जवाब जो सर एक मिनट, ऐसा जवाब जो आप देते हैं तो आपको कहीं मिनिस्ट्री से फ़ोन नहीं आता है कि आप बहका रहे हैं पब्लिक को? नहीं, अभी तक तो खैर नहीं आया है, आगे का कह नहीं सकते, है ना। पर मैं तो क्योंकि तथ्यों के आधार पे बोलता हूँ, है ना, तो इसलिए अगर आपके पास कुछ ऑल्टरनेट तथ्य हैं तो आप दे दीजिए, है ना। पर मैं जैसे कह रहा हूँ कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसमें सर्विसेज नहीं काउंट होती, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर होता है उसमें। तो सर्विसेज जो नहीं, पहले मैंने आपको GDP के बारे में बताया था, अभी मैं इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन का जो होता है उसमें सर्विसेज नहीं आती, जबकि सर्विसेज का उत्पादन 55% है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो सिर्फ आपका 45% उत्पादन को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, और सर्विसेज के दाम बढ़े। अब जैसे कि पैंडेमिक के दौरान लोगों का हेल्थ खर्चा बढ़ा, है ना, उनके ब्लैक में उनको ऑक्सीजन लेना पड़ा, ब्लैक में दवा लेनी पड़ी, ब्लैक में एम्बुलेंस लेनी पड़ी, तो खर्चे बढ़ गए। उसी तरह शिक्षा पे खर्च बढ़ गया, क्योंकि उनको मोबाइल फ़ोन, उनको जो है लैपटॉप और ये सब का जो है इंतज़ाम करना पड़ा, इंटरनेट का इंतज़ाम करना पड़ा, तो वो सब तो रिफ्लेक्ट नहीं होता होलसेल प्राइस इंडेक्स में। उसी तरह जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें भी 30% वेट है सर्विसेज का, 55% नहीं है, तो वहाँ पे भी पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होता। और जो ये मैं बता रहा हूँ कि आपका एजुकेशन का खर्चा बढ़ गया, हेल्थ का खर्चा बढ़ गया, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा इन्फ्लेशन का रेट है, जो सरकार तो कह रही है कि 6% चल रहा है, पर मेरा मानना है 6% से कहीं ज़्यादा चल रहा है। उसी तरह होलसेल प्राइस इंडेक्स जो पिछले 11 महीनों से 10% से ज़्यादा चल रहा है, वो भी 10% से कहीं ज़्यादा चल रहा है। तो इसलिए जो हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े भी सही नहीं है, और जो हमारा GDP के आंकड़े भी सही नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट के भी आंकड़े सही नहीं हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा अहम हैं। और जैसे कि उसमें बताया कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट 80-82% हो गया, वो तो सिर्फ जो आपका साल का जो फिस्कल डेफिसिट है उसका अभी क्या परसेंटेज उसका हुआ है वही है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो आपका पहले ये क्या रिकवर हो सकता है मार्च तक? नहीं, मतलब नहीं क्वार्टरली नहीं, रिकवर की बात नहीं है। वो जो बता रहे हैं, जो आंकड़े जो आपने गिनाया फिस्कल डेफिसिट का, वो कह रहा है साल में अगर आपका 10 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट आपने टारगेट किया था, तो अभी जो मतलब जनवरी का महीना है तब तक उसका 8.2 लाख करोड़ हुआ है। अभी 2 लाख करोड़ और आपका फिस्कल डेफिसिट होगा आने वाले 2 महीनों में, है ना। तो टारगेट की बात है ना। लेकिन सवाल ये कि क्या फिस्कल डेफिसिट इस समय खराब है? इस समय जब डिमांड कम है तो फिस्कल डेफिसिट आपका डिमांड जनरेट कर रहा है, और इसीलिए बिजनेसमैन कह रहे हैं कि सरकार को खर्चा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, है ना। तो अपने आप में फिस्कल डेफिसिट खराब या अच्छा नहीं होता, वो निर्भर करता है कि आपकी बाकी स्थिति क्या है।
उसके ऊपर। इसीलिए मैंने कहा कुछ आंकड़े सही हैं उसमें, कुछ आंकड़े सही नहीं हैं, और कुछ को मतलब सिर्फ आंकड़े ही नहीं, उनका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, किस तरह से उनको देखना चाहिए, वो भी समझने की ज़रूरत है। एक लास्ट में सर, अब कि ये जो पॉलिटिक्स इंडिया में चल रही है, जो वही मस्जिद मंदिर जो भी है ये कर लो वो, उसका भी कुछ इस पे इकोनॉमिक्स पे असर पड़ा है या पड़ सकता है आगे? देखिए, जब भी पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल होती है, जो आप पॉइंट कर रहे हैं कि इस समय सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल है ना, उसका असर इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, उसका असर प्रोडक्शन पे पड़ता है ना, क्योंकि जब उथल यही पुथल। मैं जानना चाह रहा था। एक साहब ने ट्विटर पे लिखा, अशोक स्वैन, वो कहा है इंडिया रिसीव रेमिटेंस ऑफ 87 बिलियन पर ईयर एंड हाफ ऑफ इट्स कम फ्रॉम 5 इस्लामिक कंट्री. The Hindu rights wing in India takes away basic job from Muslim. Have they thought if Islamic country has stopped taking Hindu workers? तो इसका इकोनॉमिक्स पे भी असर पड़ सकता है क्या? हाँ, देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके देश में इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो गई है ना, तो उसका असर तो तुरंत पड़ेगा कि आपके ग्रोथ पे असर पड़ेगा। फिर जो आपका, जो मैंने जैसे बताया कि हमारा ट्रेड अकाउंट में तो बहुत डेफिसिट है, लेकिन जो सर्विसेज है वहाँ पे थोड़ा सरप्लस होता है, और फिर कैपिटल अकाउंट से बहुत पैसा आता है। तो अगर कैपिटल अकाउंट में पैसा आना कम हो जाएगा तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस होगा। फिर जैसे सर्विसेज का, आप जो बाहर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसका रेमिटेंस अगर कम हो जाए तो भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा तो आपका रुपया कमज़ोर पड़ेगा। जब रुपया कमज़ोर पड़ेगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो जो गरीब आदमी और परेशानी में आ जाएगा, डिमांड कम होगी, तो उसका फिर इन्वेस्टमेंट असर पड़ेगा, मतलब तो इसका पड़ असर सकता तो है। पड़ेगा ही, और पड़ रहा है उसका असर। तो इसलिए मतलब ये कि कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा असर, है ना। अब 10-15 दिन से जो ये श्रीलंका का क्राइसिस है, सोशल मीडिया पे लोग घबराए हुए हैं कि ऐसे हालात दिख रहे हैं, और आपने भी बताया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपने तत्व के आधार पे आपने बताया, उसको इग्नोर भी नहीं किया सकता। तो क्या श्रीलंका की तरफ हम लोग भी जा रहे हैं क्या? नहीं, अभी देखिए, श्रीलंका तो एकदम कोलैप्स कर गया है। उसकी वजह ये, वो छोटी अर्थव्यवस्था है, वो निर्भर करती है बहुत सारा जो सर, आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको तो मालूम होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड जो डूबा था, एक रात में डूबा था, तो डूबने में क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसी हालत नहीं होगी, लेकिन इतना बड़ा कंट्री है श्रीलंका, छोटा है। थोड़ा श्रीलंका की स्थिति समझना जरूरी है जी। और उसको फिर हम कंपेयर करें इंडिया से तो समझ में आएगा। तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है इंपोर्ट पे क्योंकि वो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है ना। वहाँ पे फूड भी जो कमी है तो वो फूड भी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम भी करते हैं। अब हुआ क्या वहाँ पे कि टूरिज्म एकदम डिस्टर्ब हो गया। जब ये पैंडेमिक के दौरान टूरिस्ट नहीं आए तो उनकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कम हो गई, तो जो खाना बाहर से आता था, जो पेट्रोलियम वगैरह आते थे, वो कम हो गए, तो कमी हो गई, तरह तरह की कमी हो गई। फिर दूसरा, उन्होंने फूड एरिया में क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ चले गए बिना तैयारी के, तो वहाँ पे फूड की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया कि आप इंपोर्ट कर सकें, दूसरी तरफ आपका जो फूड का कम हो गया, अर्निंग्स कम हो गए। तो ये कुल मिला के वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। उनके पास रिजर्व्स नहीं बचे, उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, उससे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ हो गया है, श्रीलंका का रुपया गिर गया है, और जब रुपया श्रीलंका का गिरेगा तो फिर वहाँ पे इन्फ्लेशन और तेज़ हो जाएगा, तो एक विशस साइकिल में चले गए। हमारे यहाँ क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छे हैं, इस समय $600 बिलियन से ऊपर है, जो रिकॉर्ड हाई है। तो उस तरह की स्थिति नहीं होगी कि हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों का, और अभी भी कैपिटल फ्लोज आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हमारी स्थिति इस तरह से चलती रही तो फिर वो भी बिगड़ जाएगी धीरे धीरे। तो मतलब ऐसा नहीं कि ओवरनाइट होगा। जैसे श्रीलंका में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी करप्शन काफ़ी चल रहा था, मिसमैनेजमेंट काफ़ी चल रहा था, और ये स्थिति आते आते मतलब उनको भी 1-2 साल तो लगा। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में तुरंत सब चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इतना निर्भर नहीं करते जितना कि श्रीलंका है। खाने के भंडार हमारे पास बहुत हैं, है ना, 100 मिलियन टन के फूड ग्रेन स्टॉक्स हैं, पैडी का है, वीट का है ना। ये जरूर है कि तिलहन में हमारी कमी है। सो हम लोग नाउ वी आर सेफ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ और फ्यू ईयर्स। सेफ या वो मैं नहीं उसमें जा रहा,
मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब इट्स मैनेजेबल। या अभी मैनेजेबल। अभी आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और अभी आपकी वो स्थिति नहीं है इंपोर्ट की जो श्रीलंका की हो गई थी। तो अभी क्योंकि हमारे पास फूड के स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने कहा तिलहन में ज़रूर परेशानी, क्योंकि जो ये सनफ्लावर ऑयल है वो रूस से और यूक्रेन से आता था, और वहाँ से बहुत आता था, वहाँ पे रुक गया है। उसको हम सब्स्टिट्यूट करें पाम ऑयल से, पर इंडोनेशिया में भी परेशानी, वहाँ से पाम ऑयल कम आ रहा है ना। तो ऑयल्स में ज़रूर परेशानी है। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे परेशानी है जो हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन बाकी ऐसा नहीं कि मतलब फूड के आइटम में हम इस स्थिति में फंस जाएं। फिर रूस हमें सस्ता तेल देने को तैयार है, मतलब कि जो प्री वॉर जब दाम 75 के आसपास था, उसमें भी $35 कम करके देने को तैयार है। यानी कि जो स्थिति आज से 7-8 साल पहले थी कि $40-45 का वो ऑयल, तो इसलिए हमारा वो भी अभी समस्या नहीं, क्योंकि रशिया से पेट्रोलियम गुड्स मिल सकते हैं हमें। तो इसलिए अभी वो हमारी स्थिति नहीं है जो श्रीलंका की थी साल। चलिए भगवान न करे साहब हमारे जी हाँ ऐसा हो। जी हाँ जी हाँ। जस्ट पर लेकिन जो गरीब आदमी है उसकी स्थिति खराब है। जो प्राइस का सर्वे दिखा रहा है कि जो बॉटम 60% है वो उनकी आमदनी कम हो गई, वहाँ पे बेरोजगारी है, उनकी स्थिति। तो हमारे यहाँ ये जो इनइक्वालिटी है वो बहुत बढ़ गई है हर क्षेत्र में। वो मेडिसिन के क्षेत्र में जो गरीब आदमी है उसको जो मिलता नहीं है स्वास्थ्य के उस पर जो सर्विसेज चाहिए, एजुकेशन में उसके बच्चों को वो नहीं मिल रहा। तो हर तरह की इनइक्वालिटी, इनकम में, वेल्थ में आपने देखा बिलियनर्स की संख्या बढ़ गई है, और देखिए नीचे का तबका है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। तो इनइक्वालिटी तरह तरह की बढ़ गई है। और जो पैंडेमिक के दौरान जो न्यू नॉर्मल की तरफ हम जा रहे थे, अब ये यूक्रेन वॉर की वजह से हम और वो न्यू नॉर्मल और ज़्यादा वो हो जाएगा, क्योंकि अब कोल्ड वॉर जैसी शुरू हो जाएगी। एक तरफ चाइना रूस होंगे और दूसरी तरफ जो एडवांस कंट्रीज होंगे, तो उसमें फिर हमारा ग्लोबल जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब होगा। तो जो डी ग्लोबलाइजेशन है वो शुरू हो रहा है। तो डी ग्लोबलाइजेशन एक तरफ हो रहा है, फिर दूसरी तरह की और समस्याएं जो हो रही हैं, जैसे ट्रेड में है, फाइनेंस के मूवमेंट में है, उन सब में परेशानी। चलिए साहब हम लोग सब मिल के दुआ करें कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, वो युद्ध खत्म होगा भी तो भी कोल्ड वॉर अब शुरू होगी। हाँ कोल्ड वॉर होगा तो देखेंगे। कोल्ड तो कोल्ड ट्रस्ट खत्म हो गया ना सर, कोल्ड तो कोल्ड ही है ना। हॉट थोड़ा सा जल्दी जला देता है, कोल्ड तो धीरे धीरे फ्रीज कर देता है ना, या फ्रीज कर देगा ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा साहब उसमें। अभी ऊपर वाला ऐसा ना करे हम लोगों को। नहीं, पर वो तो शुरू हो गया है देखिए, क्योंकि अभी जैसे भारत की स्थिति है वो ये कि ना हम रूस के साथ जा पा रहे हैं, ना हम वेस्ट के साथ जा पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से हमें वो परेशानी हो रही है। और डिफेंस के मामले में तो हम दोनों पे निर्भर करते हैं, और चीन हमारे बॉर्डर पे एक खतरा बना ही हुआ है। और अगर हम कमज़ोर पड़े डिफेंस में तो फिर चीन का प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो इसलिए समस्या तो बढ़ रही है, ग्रोथ हमारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। सर आपकी कभी गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री से कभी बात होती है? नहीं, ये सब पे कभी नहीं। मैं तो लिखता रहता हूँ तो उनको पता है, और वो रिस्पॉन्ड करते भी हैं। अच्छा, रिस्पॉन्ड करते हैं? नहीं, मतलब मुझसे नहीं बात करते। जैसे मैंने एक बार लिखा था 2018 में कि जो रेस्टोरेंट्स हैं है ना, उनमें किस तरह की ये जीएसटी से परेशानी आ रही है, तो तुरंत अगली जो जीएसटी की मीटिंग में उन्होंने रेट्स बदल दिए रेस्टोरेंट के, उनका किया। तो मतलब उससे लगता है कि वो पढ़ते हैं जो मैं लिखता हूँ, और फिर वो मतलब लेते हैं पॉलिसी पे। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए पब्लिक को। हमको भी था और पब्लिक को भी रहा होगा। उम्मीद है कि ये इंटरव्यू प्रोफेसर अरुण कुमार साहब से जो हुआ वो तफसील में इन्होंने बता दिया, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े थे और हम कहाँ होंगे, तर्क के साथ इन्होंने दिया है। आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इससे, और हम लोग सेफ़ हैं। ऊपर वाले से हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि हम लोग सेफ़ रहें और अपने भारत की उन्नति की दुआ करें। थैंक यू वेरी मच।